ओके स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आयनिक रेडियाई की, सॉरी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, अब सवाल आता है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। ये तो बेसिक हमें पता है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। न्यूट्रॉन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जनरल जो ट्रेंड रहता है, जो हमने पहले से पढ़ा है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, वही ट्रेंड जो है वो यहाँ फॉलो होता है। बट एक्स्ट्रा चीज जो होती है कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो रेगुलर ना रहते, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसी का हमें स्टडी करनी है। जनरली एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है दो चीज़ों में, बताया तो हमेशा काम आएगा। एटॉमिक रेडियस ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए डिपेंड करता है शेल नंबर में। हमने पहले पढ़ा किसको करता है, शेल नंबर में। जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो जैसे तभी डाउन टू ग्रुप जाते जाते हमारा साइज जो होता है इंक्रीज करता है। लेकिन अगर पीरियड की बात करें, क्योंकि एक पीरियड में शेल नंबर कांस्टेंट रहता है, तो वहां पे जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिपेंड करता है जेड इफेक्ट में। अब किसको नहीं पता जेड इफेक्ट क्या होता है, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो वो आराम से अपने आसपास आ जाएगा। तो तुम्हें दिखता है लेफ्ट टू राइट जाने में शेल नंबर तो कांस्टेंट होते हैं, पर हमारे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ते जाता है, तो हमारा साइज डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, ये पीरियड्स में डिक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस हमारा ग्रुप्स में इंक्रीज करता है। कारण क्योंकि ग्रुप्स में शेल नंबर इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक रेडियस करता है, और पीरियड में जेड इफेक्ट जो है बहुत इंक्रीज करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्ट बहुत इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो हमें जो यहाँ पढ़ना, हमें पढ़ना है डायरेक्टली ट्रेंड, भाई इसका जो ट्रेंड है वो कैसा रेगुलर है या नहीं है। अगर मैं पहली बात करूँ हमारे ग्रुप की, चलिए पीरियड्स की बात, पीरियड्स में थोड़ा सा, पीरियड्स में अगर हम बात करूँ तो स्केडियम, टाइटेनियम, वनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर मैं बात करूँ तो जनरली होता क्या है, इस पॉइंट तक क्रोमियम तक हमारा जो साइज है वो हमेशा डिक्रीज करता है। ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाने में साइज जो है डिक्रीज करता है, तो स्केडियम से क्रोमियम तक साइज जाते हैं डिक्रीज करता है। क्रोमियम से लेके कॉपर तक, लगभग कॉपर तक जो होता है साइज जो होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, मतलब लोगों का इनका साइज जो होता है लगभग सेम रहता है। बट कॉपर से जैसे जिंक की तरफ हम जाते हैं, हमारा जो साइज है ये अचानक से इंक्रीज कर जाता है, हमारा जो साइज है ये अचानक से इंक्रीज कर जाता है। अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करूँ तो ये कुछ ये रहती है एंगस्ट्रॉम में, 1.44 एंगस्ट्रॉम, फिर 1.32 एंगस्ट्रॉम, 1.22 एंगस्ट्रॉम, 1.18 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.16 एंगस्ट्रॉम, 1.15 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम और 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी किस में है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अब तुम्हें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि हमारी जो ये है जो वेरिएशन हुआ है, जनरल वेरिएशन पीरियड में क्या होता है, साइज हमारा डिक्रीज करता है, इतना ये तो जनरल वेरिएशन है। बट ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड स्टार्टिंग में फॉलो हो रहा है, क्योंकि आराम से जो है साइज वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन कोबाल्ट, अगर तुम यहाँ से देखो क्रोमियम से कॉपर तक में देखो, अगर तुम नॉर्मल देखो स्केडियम से क्रोमियम तक 140 से 180, 1.44 से 1.18 पहुंचा, जो कि एक बहुत बड़ा क्या है, डिक्रीमेंट है। बट अगर तुम क्रोमियम से कॉपर देखोगे तो 1.18 से सिर्फ 1.17 पहुंचा है,
जो कि उतना खास डिक्रीमेंट नहीं है। तो 1.17 1.17 लगभग कांस्टेंट है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ जनरली डिक्रीज ही कर रहा है, 1.16 आ रहा है। बट अगर तुम यहाँ देखो 1.17 से 1.28 इंक्रीज कर गया, सवाल आता है ऐसा क्यों होगा। देखो पहला तो कारण जो साइज डिक्रीज होने का है, पहले देखो यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पहला तो लग रहा है जेड इफेक्ट, दो टाइप के फोर्स वर्क कर रहे हैं। पहला वर्क फोर्स कर रहा है जेड इफेक्ट, और जो दूसरा वर्क कर रहा है ना फोर्स, वो देखोगे अगर मैंने कल भी बताया था 4s और जो 3d इलेक्ट्रॉन है, 4s इलेक्ट्रॉन है और क्या है जो 3d इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की एनर्जी बहुत कम है, 4 + 0 4 और 3 + 2 5, बहुत कम है। तो जो 4s इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल होता है और जो 3d ऑर्बिटल होता है, ये बहुत ज़्यादा पास होता है। अब तुम खुद बताओ, जैसे जैसे यहाँ पे देखो डी एस में तो फुल है, पर जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते रहेंगे, ज़्यादा भीड़ बनेगी, ज़्यादा भीड़ तो इनके में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये दूर जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे तो होगा क्या, आखिरी जो 4s ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा दूर चले जाएगा, जिसकी वजह से साइज जो है बढ़ जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होगा, अगर तुम खुद गौर करोगे यहाँ क्या सिस्टम है, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में यहाँ से आता है 1 अच्छा से 2 3 4 से 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना में नहीं पड़ता है। बट तुम यहाँ जैसे से जा रहे हो ना, यहाँ 5 6 7 8 इतने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं जो कि रिपल्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या रहा है, थोड़ा सा जो उसे पास आना चाहिए था, जो जेड इफेक्ट की वजह से पास आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा है, वो रुक जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जेड इफेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे 4s का ऑर्बिटल पास करना चाह रहा है, यहाँ से 3d के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे हैं, तो वो वहीं पे रुक जा रहा है, ना जेड इफेक्ट की वजह से पास आ पा रहा है, ना इसकी रिपल्शन की वजह से दूर जा पा रहा है। बट आखिरी में देखेंगे तो यहाँ पे देखो 9 रेंज में हो गए, तो डायरेक्ट 9-10 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, तो दिक्कत यहाँ तो उतना नहीं हो रहा है क्योंकि 10 है, तो एस में तो नहीं है, बट यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, तो हो क्या रहा है, जेड इफेक्ट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिपल्शन कर रहे हैं कि वो थोड़ा दूर चले जाए, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाए। ये जो ट्रेंड में दिक्कत आ रही ना, ये पॉइंट है सिर्फ ये जो जेड इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का, जिस पॉइंट में जो फोर्स ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा डोमिनेंट है, वो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर मैं सही बताऊं तो स्टार्टिंग के टाइम पे स्केडियम से क्रोमियम तक, स्केडियम से क्रोमियम तक हमारा जेड इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट है, जेड इफेक्ट डोमिनेंट है किससे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, सो कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जेड इफेक्ट डोमिनेंट है, वो खींचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइज को डिक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन क्रोमियम से लेके मान लेते कॉपर तक, क्रोमियम से लेके कॉपर तक हो क्या रहा है, जेड इफेक्ट लगभग बराबर हो गया किसके, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के। तो मतलब हो क्या है, जितना जेड इफेक्ट इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन इसे रिपल करने की कोशिश कर रहा है। तो जनरली जो 4s का ऑर्बिट है वो रुक जा रहा है, ना इधर जा पा रहा है जेड इफेक्ट की वजह से, ना रिपल हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, जो रुक गया है। तो कांस्टेंट वैल्यू हमें दिख रही है किसकी, एटॉमिक रेडियस की। बट आखिरी आते आते इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं किसमें, डी में, कि आखिरी कहाँ कॉपर से डायरेक्ट जब हमारा जिंक जंप हो रहा है, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर जा रहा है जेड इफेक्ट में। तो जेड इफेक्ट जितना कोशिश करे खींचने की फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेजी से रिपल कर रहा है कि वो थोड़ा दूर खिसक के साइज को इंक्रीज करते हैं। तो तुम्हें इतना पता चला, जनरली एटॉमिक रेडियस में साइज डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एस डी ब्लॉक में हमारा वेरिएशन कुछ ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक जेड इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, ना वो पास आ पा रहा है ना वो दूर जा पा रहा है। बट आखिरी में जहाँ पे देखे तो वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इतनी ज्यादा भीड़ हो जा रही है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करता रहा है किसी ऊपर, जेड इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से साइज जो आ रहा है इंक्रीज आ रहा है। तो सेम होता है तुम्हारा किसमें, 4D सीरीज में भी स्टार्टिंग में तुम्हारा डिक्रीज करता है, फिर जाके तुम्हारा इंक्रीज करता है, सॉरी कांस्टेंट है, फिर लास्ट में इंक्रीज कर जाता है, और 5D में एक होता सेम होता है। तो पीरियड में एक्चुअली होता ही है, लेकिन इसमें जो ट्रेंड है वो है, ये प्रॉपर्टी ऐसी है, ट्रेंड कुछ ऐसा है, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। अब अगर बात करें ग्रुप में, पीरियड में तो हमें समझ आ गया कि स्टार्टिंग में घट रहा है, बीच में कांस्टेंट है, लास्ट में बढ़ रहा है, कारण जेड इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का एक दूसरे के खिलाफ डोमिनेट। अब ग्रुप में समझना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ग्रुप में कैसा सिस्टम है। ग्रुप में तुम्हें सिंपल बताया, साइज जो है इंक्रीज करता है,
कारण क्योंकि शेल नंबर भी इंक्रीज करता है। पहले तुम्हारा थर्ड शेल है, फिर फोर्थ शेल, नहीं सॉरी हाँ 3D सीरीज के हिसाब से उतार दें, लेकिन अगर तुम एस वैलेंस देखो तो पहले 4s है, फिर 5s है, फिर 6s है। शेल नंबर इंक्रीज करते जा रहा है, साइज भी ऑब्वियसली इंक्रीज करते जाएगा। तो होता भी ऐसा ही है। अगर मैं बात करूँ इनकी, किसकी, टाइटेनियम, ऑफनियम और टाइटेनियम, फर्स्ट से टाइटेनियम लेता हूँ, इसी नीचे आता है इट्रियम, जर्मेनियम और इसी नीचे आता है ऑफनियम, इन तीन के लेते हैं। जनरल एग्जाम्पल, मैं जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ले सकता था, मैं भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, मैं बीच में भी ले सकता हूँ। लेकिन जनरली हमारा जो सवाल आता है ना वेरिएशन को, वो या तो इससे पूछता है या तो इससे पूछता है। मैं इसका एग्जाम्पल बचाए रख रहा हूँ इसके लिए, मेल्टिंग मेटलिक बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा सेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल मेल्टिंग बॉन्डिंग का आएगा, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसमें एटॉमिक है। जनरली हमें पता है अगर हम थर्ड सीरीज से फोर्थ सीरीज में आएंगे, 3D की बात कर रहा हूँ ना, ऑब्वियसली फोर्थ सीरीज है, फिफ्थ सीरीज है, अगर हम नीचे आएंगे हमारी सीरीज तो बढ़ी रही है, शेल नंबर बढ़ी रहे हैं, शेल नंबर जब बढ़ रहे हैं तो हमारा साइज बढ़ना चाहिए। तो होता भी ऐसा ही है। अगर मैं देखें, अगर मेरे को है हाँ, तो अगर मैं इसी की बात करूँ, चलो इसमें जिंक कैडमियम मर्क्यूरी दिखाया गया तो उसी बात करते हैं। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी 3D 4D 5D, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जिंक की, इसका जो साइज होता है ये होता है 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर। नॉर्मल अगर ट्रेंड देखिए तो साइज इंक्रीज होना चाहिए जिंक से कैडमियम में, जो कि होता भी है 154 पिकोमीटर साइज इंक्रीज हुआ। अच्छा इधर को इंक्रीज दिखाई, हाँ साइज इसमें इंक्रीज हुआ। अगर मैं 4D से 5D सीरीज में जाऊंगा तो मेरा साइज इंक्रीज होना चाहिए था, ये तो बढ़ा हमने, बट HG का जब हमने साइज निकाला तो ये निकला 155 पिकोमीटर, मतलब लगभग इसका साइज तो बढ़ा बट इसका साइज बराबर हो गया। अब सवाल आया कि ऐसा हुआ क्यों, हमारे केमिस्ट्री लोगों ने सोचने लगे कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब एक का साइज में कोई दिक्कत नहीं आई बट दूसरे के साइज में जंप ना आने की वजह से वो इक्वल रही, मतलब एक में इतना बड़ा जंप और दूसरा इक्वल। अब सवाल एक ऐसा हुआ कि जनरल सेल बढ़ना चाहिए था, बड़ा और बड़ा भी, और साइज भी बढ़ना चाहिए था। तो इसमें सवाल आता है, सिंपल ध्यान से सुनो, ठीक है। थोड़ा सा अगर किसी को पता है तो मतलब एक चीज पता है, तो अगर जिसको नहीं पता है मैं उसे प्योर बेसिक से समझा रहा हूँ। जिंक का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा आर्गन 4s2, चलो 3D 10 4s। कैडमियम का होगा क्रिप्टन 4D 10 5s 2। पर मर्क्यूरी का होगा ना जिनॉन 4f14 5D 10 6s 2। तो एक खास बात क्या देखी, जिंक से कैडमियम में जब हमने जंप करा तो हमारे जो ऑर्बिटल थे वो ही सेम थे, मतलब न्यूट्रॉन जितना अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब न्यूट्रॉन पे जो डी ऑर्बिटल जितनी शील्डिंग कर पा रहा था, डी ऑर्बिटल, उसके बाद एस ऑर्बिटल इसने अटैक किया, इसने थोड़ी सी शील्डिंग करी, डी की शील्डिंग होती है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसने कम कर दिया और यहाँ थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा, जिसकी वजह से अपने मान लेते इतने लेवल पे शेल नंबर इंक्रीज हो गया, मान लेते हैं डी, अगला में डी इधर आ गया, ऐसे इधर आ गया। फिर भी इसने मतलब यहाँ पे भी अगर देखे तो डी था, हल्का इसने कम किया तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन हुआ, तो इसने भी थोड़ा बनाए रखा फोर्स, बट शेल नंबर तो इंक्रीज हुआ। बट हुआ क्या ना, जब हमने कैडमियम से मर्क्यूरी जंप करा तो एक बहुत मेन बात मैंने की, हमें दिखा एफ ऑर्बिटल, क्या दिखा एफ ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल की बहुत खास बात है कि इसकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। अब सवाल आता है कि शील्डिंग पुअर होने का मतलब क्या है, तो शील्डिंग पुअर होने का मतलब है ना कि अगर तुम फोर्स, अगर तुम्हारा न्यूक्लियस जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, तुम उस फोर्स को अपने ऊपर रोक नहीं पा रहे हो। हर एक ऑर्बिटल ना न्यूक्लियस का लगा फोर्स रोकता है और अपने से पीछे वाले ऑर्बिटल को हल्का सा कम फोर्स लगने देता है। सबसे ज्यादा रोकने वाला एस है, एस के पीछे पी, उसमें बहुत कम फोर्स लगता है, फिर उसके बाद पी रोकता है,
पी के पीछे डी, उसमें कम फोर्स लगता है, उसके बाद डी रोकता है, डी के पीछे एफ, लेकिन एफ रोकता ही नहीं है, वो बहुत क्या होता है, उसकी शील्डिंग क्या है, पुअर है। अब होने की शील्डिंग पुअर होने की वजह से हो गया है, मर्क्यूरी के जो प्रोटॉन होंगे, मर्क्यूरी के जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करने जाएंगे किसको, ऑब्वियसली वैलेंस शेल को। ऊपर तो डी और डी शील्डिंग लगा के 4s और 5s को थोड़ा सा दूर रख देते हैं, बट हुआ क्या, यहाँ जैसे पहुंचे ना, यहाँ पे अट्रैक्शन किया पहले किसमें, 4f में, 4f में। 3d से पहले यहाँ किसमें क्या होगा, तुम्हारा 3p में होगा, ये 3s ये तो रोकते हैं, बट यहाँ गया 4f में। 4f की शील्डिंग बेचारी बहुत हुआ, इसने इसे इस फोर्स को शील्ड नहीं किया, तो 4f के बाद जो किसमें 5d में फोर्स पड़ा वो बहुत ज़्यादा जोर का था। अभी तक डी ऑर्बिटल ने इतना पावरफुल फोर्स से एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि डी से पहले, इससे पहले पी था जिसने फोर्स को एक्सपीरियंस करा था उतना, जिसने उस फोर्स को एक्सपीरियंस की शील्डिंग कम कर दी थी, डी पे उतना फोर्स नहीं लग पाया था। बट अब बेचारे डी से पहले एफ है जो शील्डिंग नहीं करता है, जो सीधा फोर्स को भेज देता है, तो यहाँ न्यूक्लियस ने इसमें बहुत तगड़ा फोर्स लगाया, और डी के साथ किसमें इस बार 6s में भी बहुत तगड़ा क्या बड़ा फोर्स लगा, फोर्स बढ़ चुका है, क्योंकि पहले तो फोर्स कम हो जाता था, बट अब यहाँ पे फोर्स कम नहीं हुआ, इन पे बढ़ चुका है फोर्स। अब फोर्स बढ़ गया तो अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होते होते धीरे धीरे किसकी तरफ आ गए, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और इनका सेट होगा, कॉन्टैक्ट हो गया, और लगभग अपने ऊपर वाली शेल के बराबर ही हो गया। ठीक है, तो दोबारा सुनना क्या हुआ, तुम्हारे जिंक से कैडमियम तक जंप करने पे तो साइज इंक्रीज हुआ, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हुआ, और वहाँ कोई एफ ऑर्बिटल नहीं था, तो कोई पॉसिबिलिटी की दिक्कत नहीं थी। बट जैसे कैडमियम से मर्क्यूरी जंप करे तो वहाँ हमारे एक वैसा एफ ऑर्बिटल आ गए, और एफ ऑर्बिटल हमें पता है एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे रद्दी होती है, ये रोकता ही नहीं है, तो डायरेक्ट 6s में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का पड़ा, और जिसने इतनी ताकत से खींचा कि इसका जो साइज जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ के ऊपर कैडमियम के ही बराबर हो गया। तो ये कारण है, ये रहा ट्रेंड। क्या ट्रेंड, ट्रेंड जो ग्रुप का ट्रेंड है वो ऐसा है कि जनरल ट्रेंड ये है कि तुम 3D से जब 4D जंप करते हो तुम्हारी साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, बट जब तुम 4D से 5D जंप करते हो तुम्हारा साइज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। एक और एग्जांपल दूं तो अगर हम बात कर लेते हैं ये जिरकोनियम से, अगर मैं हॉफियम जंप करूँ, जिरकोनियम हमारा आता है तुम्हारा 4D सीरीज का, और हॉफियम आता है किसका 5D सीरीज का। अगर मैं जिरकोनियम से हॉफियम जंप करूंगा तो तुम्हें कहीं कहीं भी ये देखो जिरकोनियम का होता है 160 पिकोमीटर, जनरली नीचे जाने में बढ़ना चाहिए था, बट एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से ये आ जाता है 159 पिकोमीटर, इस बार तो घट ही गया, 1 पिकोमीटर से घट गया। तो पॉइंट ऐसा है कि जनरली तो होना चाहिए, जनरली होता क्या है ग्रुप में साइज बढ़ता है, जो कि हो भी रहा है, 3D से 4D आने में साइज बढ़ा है, बट ट्रेंड जो है रेगुलर नहीं है, 4D से 5D आने में साइज क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है। तो ये है तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई की कहानी, किसमें पीरियड्स में और ग्रुप में। अब आप देखो इसी कॉन्सेप्ट को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं ना। एक और सवाल आता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो यही है कि जो लेंथेनम सीरीज है, जो लेंथेनम सीरीज है, जो भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, जो एफ सबसेट जिसकी वो शील्डिंग सबसे पुअर है, जिसकी वजह से जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, साइज जो हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग पुअर है, जिसकी वजह से साइज हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ जो मैंने कही थी वो ही क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद आता है आयनिक रेडिया। आयनिक रेडिया भी सेम ही तो है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक रेडिया कहता है कि आयनिक रेडिया जब इसके अपने अपने आयन में, पॉइंट सिंपल है, अगर तुम आयन ले रहे तो तुम +2 लोगे, एक ही ऑक्सीजन स्टेट लोगे, ऐसा नहीं कि तुम स्कैंडियम +3 को टाइटेनियम +2 से कंपेयर करो, ये क्या बात है यार, ये तो +3 लो या +2 लो। तो अगर मैं जनरल +2 सबकी लूँ, मान लो स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, क्रोमियम वनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2, जिंक +2। अगर मैं सबकी +2 लूँ ना तो हमारा इधर को जाते जाते नॉर्मली साइज क्या होता है, नॉर्मल क्या होता था, उधर को जाते जाते साइज क्या करता था, डिक्रीज करता था। तो आयनिक में भी साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कोई नई चीज थोड़ी हो गई तो है, इतना है ना। आयनिक में भी साइज डिक्रीज करता था, वैसे भी साइज डिक्रीज ही करेगा।
इसमें उतनी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज़ पूछता है दूसरी प्रॉब्लम, वो है डेंसिटी। क्या डेंसिटी, क्योंकि हमें नॉर्मल पता है एटॉमिक मास तो बढ़ता है, एटॉमिक मास उधर जाते जाते बढ़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। रो से दिखाते हैं या लोग तो डी से, चलो डी से दिखाते हैं, कौन सा कौन सा कोई फॉर्मूला लिखना है। डेंसिटी है, हमें पता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं पीरियड्स में उधर को जाऊँ तो ऑब्वियसली मास बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का तो मास जीरो ही रहता है लगभग। प्रोटॉन बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, उनका मास बढ़ता है, तो मास तो भाई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं। ठीक, लेफ्ट टू राइट मास इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट मास इंक्रीज। अब वॉल्यूम क्या, अब लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ये तो दिक्कत है। क्या बताए, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो जनरली बताया क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज कर जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर मास इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। अब खुद देखो डेंसिटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डेंसिटी का क्या होगा, रिलेशन पता है, मैंने हमेशा कहा था रिलेशन सबसे काम आता है। मास पे देखो, अगर तुम हटाओ लो क्या दिक्कत जाएगी, प्रोपोर्शनल हटा के 1 ला देंगे। देखो डेंसिटी मास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से तो डेंसिटी बढ़ रही है। और डेंसिटी वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा उल्टा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घट रहा है तो यहाँ से भी डेंसिटी बढ़ रही है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में ओवरऑल डेंसिटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि मास बढ़ता है और वॉल्यूम घट जाता है। ये रिलेशन होता है, बस इतनी छोटी चीज़ों को पूछता है। ठीक है, असली चीज़ अब आती है, असली तो नहीं, एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की सबसे फेमस, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम पढ़े हैं तो उस पर सबसे फेमस प्रॉपर्टी, इसका नाम ना है ये हो नहीं सकता। ये प्रॉपर्टी का नाम है मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक की सबसे फेमस प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। 12th में डी ब्लॉक के चैप्टर में मेल्टिंग पॉइंट से तो हजारों सवाल आ चुके हैं, हजारों सवाल। मेल्टिंग पॉइंट से सवाल है ना, सीबीएसई का एक टाइप का फ्रेम था, मेल्टिंग पॉइंट भी करना चाहिए। तो एक मिनट आना, थर्ड मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले 12th को भी अगर मैं पढ़ाता हूँ तो ये ऐसे ही पढ़ा था, और तुम्हें भी ऐसे पढ़ा। एक ग्राफ आता है सबसे पहले, और एक ग्राफ बड़ा खतरनाक चीज़ है, ये ग्राफ बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है एलिमेंट का उनके मेल्टिंग पॉइंट के साथ, क्योंकि कुछ ऐसा आता है। स्केडियम, टाइटेनियम, वनीरियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लो एम टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का एम टाइप का। इसका क्या होता है, ये ऐसा इतना ज़्यादा भी स्लोप नहीं आता इसका, इसका स्लोप इतना होना चाहिए थोड़ा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसा कुछ ग्राफ रहते हैं। ये ग्राफ है, एक काम करो, समझने की कोशिश करो ये ग्राफ में हो क्या रहा है, इस ग्राफ में हो क्या रहा है। ठीक है, एक बात कोशिश करो, क्या क्या हो रहा है ग्राफ में। इधर को जाता है एलिमेंट बढ़े, ऊपर को मेल्टिंग पॉइंट बढ़े, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, शुरुआत में तो मेल्टिंग पॉइंट धड़ाधड़ बढ़ रहा है, स्केडियम, उसके बाद टाइटेनियम बढ़ गया, उसके बाद वनीडियम और बढ़ गया, क्रोमियम तो पहुंच गया पार का था, लेकिन फिर अचानक से खतरनाक डिप आ जा रहे हैं। मैंगनीज में ऐसा खतरनाक डिप आ जा रहा है, मतलब इतनी तेज से तुम्हारा इतनी तेज से तो नहीं गिरता है कोई भी चीज़, लेकिन यहाँ गिर जा रही है। क्या मेल्टिंग पॉइंट किसकी, मैंगनीज की। फिर अचानक से उड़ता रहा है, आयरन का ज़्यादा होता रहा है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट है लेकिन घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर जिंक का गिर जा रहा है। तो ये सवाल ये हो क्यों है, सवाल आया कि वैसा वैसा हो क्यों है, ऐसा होने का कारण क्या है। ये मतलब अचानक से ऐसा इंक्रीज कर जाना, फिर अचानक से इतना खतरनाक डिप आ जाना मैंगनीज में,
ऐसा होती रहे, ठीक है। तो ये सब में आता है, ये एग्जैक्टली सेम ग्राफ रहता है इसके नीचे वालों के लिए भी, उसके नीचे वालों के लिए। मतलब अगर क्रोमियम में हाई है, किसमें, क्रोमियम में हाई है, तो क्रोमियम के नीचे जो भी आएगा वो भी हाई रहेगा, उसके नीचे से मोलिब्डेनम आता है, उसके नीचे टंगस्टन आता है, तीनों हाई रहेंगे। टंगस्टन तो वैसे हाई रहता है, जैसे मैग्नीज में यहाँ गिर जा रहा है तो इसके नीचे आता है टेक्नीशियम, उसमें भी ऐसे गिर जाते हैं। तो एबनॉर्मली बिहेवियर क्यों है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत तगड़ी बात करना चाहते हैं। देखो ध्यान देना, कुछ रिलेशन में मैंने कहा था केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन रिलेशन, बस इसमें बात करें। देखो मेल्टिंग पॉइंट ना डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग में। जितनी तगड़ी मेटालिक बॉन्डिंग रहेगी, मेटल्स की वजह से बॉन्डिंग रहेगी, उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। हमने मेटलिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल देखा, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन निकलते थे, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता था। तो ओवरऑल दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं, ओवरऑल बात क्या है, मेटलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये बात, ये लो, ये क्या है, ये पूरा जो मेटलिक पॉइंट के सारे सवाल 12th में अगर कोई भी सवाल आता ना, ये रिलेशनशिप तुरंत हो जाएगा, सीधा याद रखना, ठीक है। क्या मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है मेटलिक बॉन्डिंग में, मेटलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो ओवरऑल क्या बना कि जितनी मेल्टिंग पॉइंट जिसमें डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। चेक करते हैं स्केडियम के पास कितना होता है, 4s1 3, मतलब 4s2 3d 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम के बाद 4s2 3d 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वनीडियम के बाद 4s3 3d 4s2 3d 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के पास 4s1 3d 5 टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, इंक्रीज तो इंक्रीज। लेकिन एक सवाल आता है, वो भी बता दूंगा। जनरली मैग्नीज के पास 5 एम्पियर होते हैं, फिर भी इसका मेटलिक पॉइंट घट जाता है, इसका ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसमें हमें बात करेंगे तो इसमें स्टार मान है। इसके बाद आयरन, आयरन के पास रहते हैं 4s2 3d6, मतलब 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट पे रहते हैं 4s2 3d7 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन। निकल के बाद 2 एम्पियर। कॉपर के पास रहते हैं जनरली 1 एम्पियर, और तुम्हारे जिंक के पास तो 1 भी एम्पियर होते हैं। तो खुद हो गए, तो इधर को जाते जाते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट भी घट रहे हैं, इसलिए डिक्रीमेंट दिख रहे हैं। जेड की बात तो है ही नहीं, इसलिए उसका अचानक से गिर गया। सवाल आता है अब, ठीक है, इतना तो तुम्हें समझ आ चुका है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ रहे थे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, और आयरन से जिंक तक घट रहे थे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट घट रहा था। तो सवाल आता है मैग्नीज में, मैग्नीज के साथ ऐसा क्यों हुआ, मैग्नीज ने धोखेबाजी क्यों दी, इन सब ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो मैग्नीज बीच में धोखेबाजी क्यों दे रहे हैं, गद्दारी क्यों कर रहे हैं कि वैसा सबका ट्रेंड ये रहेगा, हम तो दिखाएंगे नहीं, तो आप क्या कर दोगे, तो पढ़ना वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो फिर एक ही मैं डायलॉग हमेशा तुम्हारी मेरी हर लेक्चर में ये डायलॉग ज़्यादा सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी प्रायोरिटी होती है, स्टेबल होना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, सब स्टेबल होना। कोई बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए। सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है क्योंकि सोडियम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसे निकाल के स्टेबल होना है। क्लोरीन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना है, उसको गेन करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मतलब स्टेबल होना है, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। हर कोई स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाता है। कोई रिएक्शन हो रही है स्टेबल होने के लिए, ए से बी गई, क्यों गई, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो इसलिए गई होगी। अगर कोई रिएक्शन ए से बी नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, या तो वो पहले से स्टेबल होगा या वहाँ तक स्टेबिलिटी कम हो जा रही होगी, इसलिए ध्यान देना। मैग्नीज का ये रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 3 4, इसे कहते हैं हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। अब तुम्हें पता है अनपेयर तो इसके पास है 5, बट अगर तुम्हें पता है अगर इसे मेटालिक बॉन्डिंग बनानी है तो इसे अपने अपने अनपेयर को निकालना पड़ेगा। अगर इसने अपना एक अनपेयर भी निकाल दिया मेटालिक बॉन्डिंग के लिए,
हमें पता है मेटलिक बॉन्ड में सब अपने अपने ऑक्सीजन चार्ज रहते हैं, जैसे Na+ में रहता था, जैसे वहाँ पे तुम्हारा मैग्नीशियम +2 में रहता था, तो यहाँ पे भी इन्हें प्लस चार्ज में आना पड़ेगा। तो अपनी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन खराब नहीं जाएगा, हो जाएगा ना खराब। तो ये क्यों चाहेगा निकालना, नहीं निकालना, नहीं चाहिए मेरे को, मैं ये कहेगा कि नहीं चाहिए मेरे को मेटलिक बॉन्डिंग, अकेले रहूँगा मैं, चाहे कम दोस्तों में साथ रहूँ बट खुद तो स्टेबल रहूँगा। ऐसे ऐसे दोस्त क्या करने जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक लेके जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त ऐसे क्या करेंगे जो तुम्हारे पैसे उड़ा दे रहे हैं। कम दोस्त रहेंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा दोस्त ज़्यादा पैसे उड़ाएंगे, इससे अच्छा तो कम दोस्त में रहूँ। तो वो भी ये चाहता है कि ज़्यादा बॉन्ड बना, ज़्यादा मेटलिक बॉन्डिंग बनाने में जाऊँगा तो मेरा हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन खराब होगा, अगर हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन खराब होगा मेरी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो मैं क्यों अपने इलेक्ट्रॉन निकालूँ, दूसरा मैं निकालूंगा नहीं इलेक्ट्रॉन, मेरे पास है अनपेड इलेक्ट्रॉन बट मैं निकालूंगा नहीं, तो तुम्हें काम कहाँ आएंगे, इन तो निकाल रहे हैं, तो इनकी तो मेटलिक बॉन्डिंग बढ़िया हो रही है, मैं निकालूंगा ही नहीं, तो क्या करूँगा अनपेड इलेक्ट्रॉन का। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता क्योंकि पहले से स्टेबल है, इसलिए मैग्नीशियम भी इतना खतरनाक टिप करता है। सेम है टेक्नीशियम का भी सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहता है, मैग्नीशियम भी नीचे आता है, वो भी टिकटो काम करता है, वो भी निकालता ही नहीं है, तो उसका भी क्या रहता है जनरली तुम्हारा डिप रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक बात याद रखना सबसे ज़्यादा रहता है इस नंबर का, चौथे एलिमेंट का, चाहे वो क्रोमियम हो या जिसके नीचे से आता है टंगस्टन हो, और उसके बाद वाले का सबसे कम डिप हो जाता है, ठीक है। तो सवाल इसमें सिर्फ इतना आता है कि वैसा क्रोमियम का सबसे ज़्यादा क्यों है, तो सिंपल जवाब देना है कि उसका क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज़्यादा है। और सवाल आता है मैग्नीशियम में भी तो है बट वो भी नहीं देते, तो सिंपल बात इसका ये है क्योंकि मैग्नीशियम के पास है तो सही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट वो कभी भी इसमें जाते ही नहीं है, किस में नहीं जाते हैं, वो अपने मतलब अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे मेटलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देता, क्योंकि ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन की वजह से वो करने ही नहीं देता, जिसकी वजह से होता क्या है, होता कुछ नहीं है, उसका मेटलिक मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो सिंपल बात ये है, जितना भी इसमें था मेटलिक बॉन्ड लेते मैंने तुम्हें सब बता दिया, ज़्यादा इससे कोई फालतू बाहर का आने वाला है नहीं। अगर वो कोई पूछते पीरियड्स में क्या होता है पूछ सकते हैं, पीरियड्स में होता है पूछ दिया अगर ये लो, अब सवाल अगर ये अगर कुछ नहीं पूछा हो तो फिर क्या ही कहूँ, जिंक है जो मरकरी। अब मैं क्या बोलूँ यार, ये तो सॉलिड रहते हैं, ये सॉरी ये लिक्विड है यार, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट -38 होता है, ऊपर वालों का ज़्यादा होता है। अगर कोई ये पूछ दे, अगर कोई इसको देख के बोल दे कि भाई नीचे जाता है मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, तो मैं दे दूंगा येलो क्रोमियम येलो टंगस्टन, इसका होता है भाई 4000 डिग्री 3000 डिग्री सेल्सियस, ये लो। तो पीरियड्स मतलब ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप ना, अगर तुम ग्रुप में नीचे को जा रहे हो, जिसमें ग्रुप में नीचे को जा रहे हो तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें भी पॉइंट सिंपल इतना नहीं है क्योंकि तुम खुद देखोगे ना, इसका 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास अनपेड, इसके नीचे वाले के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये टर्म के पास भी इसके उसके नीचे ये टर्म के पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसके नीचे लिथियम के पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी चेंज हो रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट उतना चेंज नहीं होता बट इंक्रीज कर देता है। अगर कोई पूछेगी जनरली क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। वैसे ग्रुप में कोई जवाब नहीं देना होता इसका, अगर वो पूछता है कि भाई तुम लिखो किसमें इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिखो, सिर्फ इतना लिख के आना है, ग्राफ बना के आना है और ये बात लिख के आनी है, ठीक है, सिंपल चीज़। फैक्ट लिख देते हो तो एक फैक्टर लिख देना कि टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है और मर्क्यूरी का सबसे कम होता है, इतनी बातें, इससे फालतू की बात नहीं होती है। अब आज के लेक्चर में इतना ही, ये 4 प्रॉपर्टी हमने आज के लेक्चर में करी, 3 प्रॉपर्टी की बात हमने आज के लेक्चर में करी है। अब आयनिक डेटा को एटॉमिक डेटा मानो, वैसे तो ठीक है, तो 3 पॉइंट की हमने बात कर ली। पहली एटॉमिक डेटा जो कि ऑब्वियसली इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज होनी चाहिए थी ग्रुप में बट लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब डिक्रीज होनी चाहिए थी पीरियड्स में बट वेरिएशन आ जाता है ड्यू टू डिफरेंस डोमिनेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, डेंसिटी मास बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, सिंपल बात। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट जितना भी था ये इसी बोर्ड में मैंने सारी चीज़ लिखी है, तो मैं इसी में सबको समझ आ जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेल्टिंग बॉन्डिंग में, वो करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, इधर को जा रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इधर को जा रहे हैं घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। ये क्यों नहीं घट रहा, क्योंकि पहले से स्टेबल है, ये देख रहा है, इसके पास है, ये देख रहा है, ये कह रहा है मेरे पास है, मैं दूंगा ही नहीं, क्या करूँगा। तो बात सिंपल इतनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।